तक आपने सुना कि दीवान परिवार का छोटा बेटा अरुण दीवान सिडनी से सूरत वापस आता है, जहां उसके लिए नियमों की दीवार है तो वही भाभी का स्नेह, लेकिन उसके मन की तलाश कुछ और है। क्या उसे मिलेगी अपनी मंजिल? जानने के लिए आगे सुने। बेइंतहा सफर इश्क का 10। आज दीवान मेंशन में रात की पार्टी की तैयारी हो रही थी। आज शहर, प्रदेश और देश के बहुत सम्मानित और प्रभुत्व व्यक्ति शामिल होने वाले थे उसमें, इसलिए सेठ घनश्याम को जरा भी गलती बर्दाश्त नहीं थी। यही कारण है कि कई इवेंट मैनेजर इस पार्टी को सफल बनाने के लिए पूरी मशक्कत से लगे हुए थे। आज की पार्टी की शान अरुण था, जबकि वह इस पार्टी में जाने को बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था। भाभी उसे मनाती हुई अभी अभी समझा कर गई थी कि वह अपने डैड को बेवजह नाराज न करे। अरुण न चाहते हुए भी उनकी बात पर हामी भर देता है, क्योंकि वह अपनी भाभी की बात से इनकार नहीं कर सकता था। शावर लेकर आते अरुण बाथरोब उतारते उतारते एक सरसरी नजर कोट स्टैंड पर टंगे पार्टी सूट की ओर डालता है कि तभी कोई बांह तेजी से उसकी गर्दन पर लिपट जाती है। इससे अरुण अचकचाते हुए देखता है कि वह वर्तिका थी, जो मुस्कुराती हुई उसके सीने से लगी थी। क्या है वर्तिका? कहता हुआ वह उसकी बांह को अपनी गर्दन से छुड़ाते हुए उसे खुद से दूर करता हुआ अपने बाथरोब का फीता कसने लगता है, जबकि वर्तिका खिलखिलाती हुई बिस्तर पर अर्धलेटी उसे देखती हुई कह रही थी, ओहो मुझसे क्या शर्माना, अब तो हमें एक दूसरे को करीब से जान लेना चाहिए न। अरुण उसकी बात से उबता हुआ डेस्क पर से सिगरेट उठाकर जलाता हुआ अन्यत्र देखने लगता है, जबकि वर्तिका बिस्तर पर अंगड़ाई लेती हुई अपनी बात कहती रही। इतना नखरा मारना भी सही नहीं समझे, जब शादी होगी न हमारी तब क्या करोगे? मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे संग हर जगह जाऊंगी, ऑफिस, घर, हर जगह, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। कहती हुई वह तेजी से उठती हुई अरुण की बांह थामती हुई कहने लगती है, जिसका ध्यान उसकी ओर था ही नहीं। अरुण, तुम्हें पता भी है ये 4 साल मैंने कैसे बिताए? तुम्हें क्या पता? तुमने तो एक बार भी मेरी खोज खबर तक नहीं ली, पर मैं ही जानती हूँ कि हर साल एक सदी की तरह गुजर रहा था। इस बेचैनी की कुछ तो कीमत अदा करो। कहती कहती वह उसकी बांह को धीरे धीरे अपने करीब लाती एक बार फिर उससे लिपटने लगती है, जबकि अरुण अपनी बांह झटकते हुए कहता है, तुम अगर मुझे ऐसे ही परेशान करती रही तो मैं नहीं आ रहा पार्टी में। अरुण के ऐसा कहते वर्तिका तुरंत उसकी बांह से दूर होती हवा में हाथ जोड़ती हुई कहती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा गजब मत करना। पता है आज भैया को पार्टी में आने के लिए मैंने कितना मनाया है, आज तो तुम्हारा आना बहुत ही जरूरी है। इस बात पर अरुण प्रश्नात्मक भाव से उसकी ओर देखने लगता है। आखिर जब तुम्हारे डैड और मेरे भैया आपस में मिलेंगे तभी तो हमारी बात शुरू होगी, और लगता है तभी तुम अपने प्यार वाला नारियल फोड़ोगे। चलो मैं इंतजार करूंगी उस पल का भी, कयामत तक। बेहद नशीले अंदाज में कहती हुई एक बार फिर वह अपनी नजरें अरुण की आंखों में डालती हुई कहती है, तो क्या अब मैं तैयार हो सकता हूँ? हाँ तो तैयार हो ना, और मुझसे क्या शर्माना। अब तो हमें एक दूसरे को ऐसे देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं तो तुम्हारे सामने भी चेंज कर सकती हूँ। इस पर फिर से अरुण एक उबाहट भरी सांस बाहर छोड़ता हुआ बैठ जाता है। ओके मैं जाती हूँ। तो सच्ची में जाऊँ मैं? हाँ सच में, वह झींकते हुए कहता है। इस पर खिलखिलाती हुई वर्तिका उठकर जाने लगती है। ये देख अरुण कोट की ओर हाथ बढ़ाने लगता है कि तभी वह पलटती हुई अरुण को आवाज लगाती हुई कहती है, वैसे तुम ऐसे भी बड़े डेसेंट दिखते हो। अच्छा तुमने नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने आज ये पार्टी गाउन खास आज के दिन के लिए सेलेक्ट किया है। ओके नाइस, सो कैन आई गेट रेडी? उसके झींकने पर भी वह खिलखिलाती हुई हाँ में सर हिलाती हुई बाहर निकल जाती है। उसके बाहर निकलते अरुण सबसे पहले बढ़कर कमरे का दरवाजा लॉक करता हुआ फिर डेस्क के पास आता अगली सिगरेट सुलगाता हुआ बाथरोब में ही आराम कुर्सी पर बैठ जाता है। पार्टी अपने पूरे शबाब में थी, जहां डांसिंग फ्लो में कुछ नाच रहे थे तो वही बार भी लोगों से गुलजार था। सबके आसपास से गुजरते वेटर उनकी खिदमत में लगे थे, कोई मौके का भरपूर फायदा उठाता अपनी बिजनेस डील कर रहा था। सेठ घनश्याम दीवान भी अपने विदेशी मेहमानों से घिरे उनसे आकाश और भूमि को मिलवा रहे थे। वे भी पूरे सलीके से उनसे मिल रहे थे। उस पल दोनों दुनिया के सबसे उम्दा जोड़े के रूप में नजर आ रहे थे। अब सभी को अरुण को इंतजार था, जो अपने तय वक्त में भी अभी तक आया नहीं था। इस पर सेठ घनश्याम दीवान स्थिति संभालते हुए हंसते हुए कह रहे थे, धीमन भाई अब ये जवान खून है, इनकी पार्टी अपने तरह की होती है, बस वहीं से अपनी अभी आता होगा। अब आप तो जानते ही है आजकल उनकी पार्टी हमारी जैसी थोड़ी होती है। कहते हुए वे जबरन हंसी का फव्वारा छोड़ते हैं। फिर मौका देखकर आकाश को अरुण को जल्दी लाने को कहते हैं। आकाश अपने पिता के हुक्म की तामील करता जाने ही वाला था कि योगेश आगे बढ़कर अरुण को लाने का जिम्मा लेता हुआ उसके कमरे की ओर निकल जाता है।
और जैसा कि उम्मीद थी वह अभी भी वैसा ही बैठा 3 से 4 सिगरेट फूंक चुका था, पर मन का सैलाब था कि सीने से निकलता ही नहीं था। अजब तूफान और बेचैनी उसके मन में उमड़ रही थी और उसे पता था कि इस तरह की पार्टी उसके मन की हालत और बिगाड़ने वाली होगी। लेकिन योगेश के आते अरुण जाने से इनकार न कर सका और पल में तैयार होकर उसके साथ ही पार्टी की ओर चल दिया। सभी की नजरें जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। वह देखता है कि सबकी भीड़ के सामने उसके पिता आज कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो चले थे और उसके कंधे पर हाथ रखे उसे खास मेहमानों से मिला रहे थे। अरुण ने महसूस किया कि वे खासकर उनसे मिलवा रहे थे जिसकी बेटियां भी वहां किसी प्रोडक्ट की तरह सजी संवरी मौजूद थी। ये सब बातें फिर उसके अंदर जल्द ही उकताहट भरने लगी और वह वहां से निकलने को बुरी तरह से छटपटा उठा। सूरत में अगर कोई दो प्रभुत्वशाली व्यवसायी थे तो एक सेठ घनश्याम दीवान तो दूसरे रंजीत कुमार। उनकी व्यवसायिक रेस और टक्कर किसी से छुपी नहीं थी। एक तरह से दोनों मार्केट में एक दूसरे को टक्कर देने को अग्रसर रहते थे, इसलिए बहुत कम ऐसा अवसर आता कि वे दोनों एक दूसरे की पार्टी में शिरकत करते। लेकिन दूसरा सच ये भी था कि रंजीत कुमार की जान उनकी इकलौती बहन वर्तिका में बसती थी, जिसके लिए वे सच में आसमान से तारे ही नहीं पूरा का पूरा आसमान ही जमीन में खींच कर ला सकते थे। और इसका यही परिणाम था कि वे न चाहते हुए भी दीवान्स की पार्टी में आज मौजूद थे। वर्तिका भी कब से आंखें बिछाए अरुण का इंतजार कर रही थी और वह पला भी गया। वर्तिका भी अरुण को देखती दौड़ती हुई उसके पास पहुंच जाती है। वह सबसे पहले उसे अपने भैया से मिलवाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आकाश उसे लिए अपने पिता की ओर बढ़ जाता है। इससे वो कुछ उदास होती किनारे खड़ी हो जाती है, पर तब से अपने भाई की नजर में कैद उसकी परेशानी उसके भाई द्वारा समझ ली जाती है और वह उसकी ओर आते हुए उसके कंधे पर अपनी बाह फैलाते हुए कहते हैं, आज तो मेरी गुड़िया किसी परी से कम नजर नहीं आ रही, जरा देखूं तो। कहता हुआ वह उसे अपनी नजरों के सामने लाता प्यार से उसका चेहरा निहारते हुए कहता है, हम आज तो नजर उतरवानी ही पड़ेगी, कहीं भाई की नजर ही न लग जाए। भैया, अपने भाई की बात सुन आखिर वर्तिका मुस्काए बिना नहीं रह पाती। फिर तुरंत ही अरुण का ख्याल आते वह भरी उदासी से कह उठती है, भैया मुझे आपसे अरुण को मिलवाना था। हाँ तो फिर मिल लेंगे, जब चाहे घर बुला लो, इसमें परेशान होने की क्या बात है। एंजॉय करो और मुझे जाने की परमिशन दो। क्यों, अभी तो आप आए हैं और फिर अरुण। वह फिर अरुण का राग छेड़ती है, मानो उसके सिवा कोई बात ही न हो उसके पास। मैंने कहा न मिल लेंगे अरुण से, तुम्हारा दोस्त है, जब बुलाओगी तो आएगा नहीं क्या? तब उससे मिल लूंगा, पर अभी मुझे सच में जरूरी काम से जाना है। मेरी गुड़िया अब जिद मत करना, वरना तेरा भाई सारी रात यही डटा बैठा रहेगा, चाहे जो नुकसान हो जाए। इस पर वह फिर से मुस्कुराती हुई कह उठती है, ओके ठीक है, आप जा सकते हैं। वह किसी राजकुमारी की तरह हुक्म सुनाती हुई कहती है तो रंजित भी किसी सेवक की तरह सर झुकाकर जो हुक्म मल्लिका कहता मुस्कुराता हुआ कहता है। इस पर वह फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। रंजित जाते हुए अभी मुड़ा ही था कि कुछ ध्यान आते वह वर्तिका से कहता है, अच्छा हाँ, सेल्विन को छोड़ रहा हूँ, उसी के साथ वापस आना, रात में खुद से ड्राइव नहीं करोगी? नो भैया, मुझे अगर कहीं जाना हुआ तो चली जाना, पर सेल्विन तुम्हारी सुरक्षा के लिए साए की तरह तुम्हारे साथ रहेगा, तो मुझे भी तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। अब ये एक और आखिरी बात मान लो। इस पर बंद होंठ से हाँ कहती वह सर हाँ में हिला देती है। यूं ही जुड़ते रहे बेइंतहा की दुनिया से। कहानी पसंद आने पर चैनल लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से शेयर करना बिल्कुल न भूले।